नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीति शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद से विषय अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय लेखांकन के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं भाग 2 के बारे में। बच्चों, हमने भाग 2 में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय की परिभाषा और राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, उनकी गणना की विधियों के बारे में चर्चा की थी। उत्पाद गणना विधि, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और इसके साथ साथ हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, हमें कैसी कैसी सावधानियां अपनानी चाहिए, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम भाग 3 में जो पढ़ने जा रहे हैं, चलिए उस तरफ चलते हैं। बच्चों, हम पढ़ेंगे साधन लागत आधारित कीमतें तथा बाजार कीमतें। साधन लागत को हम कारक लागत भी बोलते हैं, जो साधनों से जो हमें लागत लगती है, जैसे भूमि यूज करते हैं, श्रम यूज करते हैं, पूंजी यूज करते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट होगी उसकी चर्चा करेंगे। आधारित कीमतें, हम 1 वर्ष की आधार कीमत ले लेते हैं और उससे हम उच्चावचनों को मापते हैं, कितना कीमतों में वृद्धि हुई और कितनी कमी हुई। बाजार कीमतें, बाजार कीमत बच्चों वो कीमत होती है जिस पर एक उत्पादक अपनी वस्तु को मार्केट में बेचता है, इसलिए उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे हम चर्चा करेंगे समष्टि अर्थशास्त्रीय तादात्म्य के बारे में। बच्चों, तादात्म्य का मतलब यहाँ पर इंटरलिंक्ड जो संबंध होते हैं समुच्चयों के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कई सारे एग्रीगेट्स ऐसे हैं बच्चों, यदि हम एक का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो हमें दूसरे का मतलब ही पता नहीं चल पाएगा। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय आय, प्रयोज्य आय, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, यानी कि आप कितना खर्च करते हैं इसका देखेंगे। चौथे नंबर पे हम देखेंगे मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद हमने पहले भी चर्चा की थी, मौद्रिक और वास्तविक की। वास्तव में जो उत्पादन हुआ है उसकी, और जो कीमतों में उच्चावचन हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। सकल घरेलू उत्पाद कहाँ तक कल्याण को मापने में सहायक है। आइए सबसे पहले चलते हैं साधन लागत आधारित कीमतें तथा बाजार कीमतों पर। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापक साधन लागत पर जीडीपी रहा है। भारत में हमेशा से राष्ट्रीय आय की गणना किस पर हुई है? एफसी पर, फैक्टर कॉस्ट पर। कितना फैक्टर लगा, कितना यूज हुआ संसाधनों का। भारत सरकार का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय साधन लागत पर जीडीपी तथा बाजार कीमत पर जीडीपी का आकलन करता रहा है। बच्चों, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ये अस्तित्व में आया था 1951 में, 51 में। इसका काम है नीतियों का निर्माण करना। राष्ट्रीय आर्थिक विकास से संबंधित जितनी भी नीतियां बनती हैं वो इनके आंकड़ों पर ही बेस्ड होती हैं। 2015 में किए गए पुनः अवलोकन में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने साधन लागत पर जीडीपी को आधारित कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। बच्चों, 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने क्या किया? साधन लागत पर जो जीडीपी वो निकालता रहा है उसको जीवीए यानी कि सकल कुल मूल्य वृद्धि, यानी कि कितनी मूल्य वृद्धि हुई उस पर उसने प्रतिस्थापित कर दिया। वर्तमान में बाजार कीमत पर जीडीपी, जिसे अब केवल जीडीपी कहा जाता है, अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण मापक है। इस समय हम किस पर देखते हैं? हम सिर्फ मार्केट प्राइस की बात करते हैं कि उस पर हमने कितना उत्पादन किया।
बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्रीय तादाद मतलब यहाँ पर हम इन जो समुच्चय हैं इनके हम अध्ययन करेंगे, ये क्या है और कैसे वर्क करते हैं। जैसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसका शॉर्ट फॉर्म है जीडीपी एट एमपी। साधन लागत पर जीडीपी एट एफसी। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। इसके बाद हम इन घरेलू धारणाओं के बाद हम राष्ट्रीय धारणाओं का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी एट एमपी। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी एफसी। उसके बाद बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एफपी। और लास्ट में हम देखेंगे साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी एफसी। बेटा इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं जो बुनियादी राष्ट्रीय आय समुच्चय है उसकी पहली अवधारणा की ओर। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एट एमपी। देश की घरेलू सीमा के अंदर कृषि वर्ष में की गई उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों के समग्र योग को जीडीपी कहा जाता है। यहाँ पर फिर वही वर्ड आया, अंतिम वस्तुओं, यानी कि इन वस्तुओं में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल है, इसलिए सिर्फ अंतिम वस्तुओं का ही हम योग करेंगे। समग्र योग, समग्र योग यानी कि हमने इसमें कोई भी गिरावट व्यय हमें नहीं निकालना है, कोई भी मूल्य ह्रास नहीं निकालना है। जो हुआ है, जैसा उत्पन्न हुआ है, उसका कुल योग हमको निकालना है, जिससे हमें जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। इसका सूत्र बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है। आपको बाजार कीमत पर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, यहाँ पर Q जो है वो डिनोट करता है उत्पादन की मात्रा को और P डिनोट करता है बाजार कीमत को। यदि हम इनका गुणा कर देते हैं तो हमें जीडीपी एट एमपी प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं साधन लागत पर जीडीपी एट एफसी। साधन लागत पर जीडीपी बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती है। बच्चों, हमने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया, अब हमें इसमें से क्या निकालना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, हम कैसे निकालेंगे इसको। बच्चों, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अप्रत्यक्ष कर किसे बोलते हैं। ये वो कर होते हैं जो किसी पर लगाए जाते हैं और किसी के द्वारा भुगतान किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहां पर जो आपको पेमेंट स्लिप मिलती है उसके नीचे लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, यानी कि जो टैक्स कंपनी पे लगाए गए हैं उसका भुगतान वो आपके द्वारा कराया जा रहा है। ये होता है अप्रत्यक्ष कर बच्चों। लेकिन इसमें से जब हम सरकार आपको जो आर्थिक सहायता देती है, सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, उसको माइनस कर देंगे तो निकल आता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और इसको हम जीडीपी एट एमपी में से घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा जीडीपी एट एफसी। उसके बाद आता है बच्चों बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनजीपी एट एमपी। इसमें नीति निर्धारकों को यह पता चलता है कि चालू जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश को कितना खर्च करना पड़ेगा यदि मूल्यह्रास के कारण हुई स्टॉक को विस्थापित नहीं किया जाता। बच्चों, हम ये मानते हैं कि हम जितना भी उत्पादन करते हैं वो पूरा का पूरा काम लायक नहीं होता, और यदि हम पूरा का पूरा योग जोड़ देंगे तो हमारी नीतियां सही नहीं बनाई जाएंगी। आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि आपको आंकड़े सही उपलब्ध हों। यदि उनमें से कुछ टूट फूट हो गई है, कुछ मूल्यह्रास हो गया है, घिसावट हो गई है,
स्थिर पूंजी में से, तो आपको ये चाहिए कि आप उसको घटा दें ताकि आपको एक्चुअल जो पॉलिसीज बनानी हो उनमें आसानी हो। इसलिए एनडीपी-एमपी बराबर जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, जो हमने जीडीपी एट एमपी निकाला था उसमें से हम मूल्यह्रास निकाल देंगे। उसके बाद आता है बच्चों साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी एट एफसी। साधन लागत पर एनडीपी उत्पादन के साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय होती है। बच्चों साधन लागत हमने चर्चा की थी, कौन सी लागत होती है साधन लागत? कारक लागत। जो कारक लगे हैं, जो साधन लगे हैं, उनकी क्या लागतें आई हैं उस पर हम एनडीपी निकालते हैं। इसमें सिंपल है, जो घरेलू सीमा है उसके अंतर्गत जो आपकी आय आई है वो आपकी कहलाएगी एनडीपी एट एफसी। बच्चों अभी तक हम पढ़ रहे थे घरेलू अवधारणाएं यानी कि डोमेस्टिक एग्रीगेट्स, जिसमें हम शुद्ध देख रहे थे, सकल देख रहे थे। हम जान रहे थे कि जब हम सकल में से मूल्यह्रास निकाल देते हैं तो हमें शुद्ध प्राप्त हो जाता है। और जो घरेलू अवधारणा है वो घरेलू सीमा से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बच्चों यहाँ पर आपको एक रूल ध्यान रखना है कि जो आपका उत्पादन है उसमें से अब विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को भी जोड़ना होगा, यानी कि जो आपके लोग हैं जो विदेशों में रह के काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उस पैसे से भी हमारे यहाँ की आर्थिक गतिविधियां चालू हैं। आर्थिक क्रियाएं जो चालू हैं उनमें वो व्यय भी कर रहे हैं, बचतें भी कर रहे हैं और आय भी जनरेट कर रहे हैं। एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जीएनपी-एमपी है तथा इसे बाजार कीमतों पर मापा जाता है। जीएनपी-एमपी में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है। सभी नागरिक, जितने भी नागरिक हैं, उनका उत्पादन में जो योगदान है उसको हम शामिल करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थापित हो अथवा विदेशों में। हम देख रहे हैं हम जैसे ही घरेलू धारणा से राष्ट्रीय धारणा की तरफ बढ़े तो हमें मिला NFIA, जिसको हमें प्लस करना है। इसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से जो हमें आय प्राप्त हुई हम इसको सिंपली इसमें जोड़ देंगे। बच्चों अगला पॉइंट है साधन लागत पर जीएनपी यानी कि जीएनपी एट एफसी। साधन लागत पर जीएनपी अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है। जीएनपी एफसी बराबर जीएनपी एमपी माइनस निट, यानी कि यहाँ पर भी हम क्या घटा रहे हैं? जो हमने वहां घटाया था, हमने घरेलू अवधारणा में घटाया था शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। किसको हासिल करने के लिए? जीडीपी एट एफसी को हासिल करने के लिए। और यहाँ पर हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जीएनपी एट एफसी। बच्चों अब आता है बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यह इस बात का मापदंड है कि एक देश निश्चित समय अवधि में कितना उपयोग कर सकता है। एनएनपी देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का माप है, चाहे वह उत्पादन देश की घरेलू सीमा किया गया हो या फिर विदेशों में। यहाँ पर जब फिर से एन आया तो यहाँ पर एन का मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। जब भी हम जीएनपी-एमपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमें फिर एनएनपी एट एमपी प्राप्त हो जाएगा। बच्चों हमको सिंपल से 3 रूल ध्यान में रखने हैं कि जब भी हम सकल से शुद्ध की ओर जाएंगे तो हम घटाएंगे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। और जब भी हम घरेलू अवधारणा से राष्ट्रीय अवधारणा की ओर बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है? हमें NFIA को जोड़ना है।
और तीसरा बहुत ही सिंपल रूल है जो हम ध्यान में रखेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी हमेशा जीडीपी से बड़ा होगा, क्योंकि वो सिर्फ घरेलू सीमा में है और ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से है। बच्चों, अब आता है एनएनपी एट एफसी। साधन लागत पर एनएनपी एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग है। यह राष्ट्रीय उत्पाद है, किंतु राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। यह शुद्ध घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग होता है। बच्चों, इसी को हम राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं। यही हमारी राष्ट्रीय आय है। इसमें एक वर्ष में ही हम अर्जित सभी साधनों के जो प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है उसका योग लेते हैं और उसमें से हम क्या घटा देते हैं? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। बच्चों, अब आता है कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के अंतर्गत हम 4 अवधारणाओं को पढ़ेंगे। पहला राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, दूसरा निजी आय, तीसरा होगा व्यक्तिक आय और चौथा होगा व्यक्तिक प्रयोज्य आय। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय किसी देश की बाजार कीमत पर उस निव्वल आय से है जो उस देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है, यानी कि शुद्ध आय है जो वो कंट्री खर्च करेगा। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर राष्ट्रीय आय प्लस निव्वल अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से चालू हस्तांतरण। आप देखिए, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय राष्ट्रीय आय से ज्यादा है, अधिक है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय तो इसमें सम्मिलित है। इसके साथ साथ और क्या सम्मिलित है? निव्वल अप्रत्यक्ष कर। हमने आपको बताया था निव्वल अप्रत्यक्ष कर के बारे में, वो और शेष विश्व के चालू हस्तांतरण, यानी कि विश्व से आपको जो हस्तांतरित हुई है आय, उपहार, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद आता है निजी आय। एक वर्ष में निजी क्षेत्र को समस्त स्रोतों से प्राप्त आय निजी आय होती है। समस्त स्रोतों से, कहीं से भी किसी भी स्रोत से आय प्राप्त हो रही है तो वो निजी आय में इंक्लूड है। इसमें उत्पादक आय एवं हस्तांतरण भुगतान भी शामिल होता है। बच्चों, जो घरेलू आय होती है वो 2 भागों में विभाजित होती है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र की और दूसरा निजी क्षेत्र की। जब हम घरेलू आय में से सार्वजनिक क्षेत्र की आय को घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है निजी क्षेत्र से आय, और उसमें हम 4 आयों को और सम्मिलित करते हैं। पहला होता है आपको जो विदेशों से आपको निव्वल शुद्ध आय जो मिलती है वो आप इंक्लूड करते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी हस्तांतरण होता है वो भी आप इंक्लूड करते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, जैसे बेरोजगारी भत्ता, और शेष विश्व से जो हस्तांतरण होता है उसको भी आप ऐड करते हो। जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स देश में रहते हैं और बच्चे विदेश में रहते हैं, तो उधर से वो जो उपहार भेजेंगे वो आपका निजी आय में इंक्लूड होगा। इसके बाद कभी कभी बच्चों सरकार भी जनता से ऋण लेती है, लोन लेती है, और उसके एवज में वो उसको इंटरेस्ट देती है, तो वो ब्याज भी हम निजी आय में सम्मिलित कर लेंगे। इसके बाद आता है व्यक्तिगत आय। ऐसी आय जो देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होती है व्यक्तिगत आय कहलाती है। इसमें आप क्या क्या जोड़ेंगे? राष्ट्रीय आय में से जब आप निगमों का वितरित लाभांश निकाल देंगे और निगम कर निकाल देंगे, इसके साथ साथ और क्या निकालेंगे? सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए भुगतान।
निगमों का वितरित लाभांश, हम मान के चलते हैं किसी एक व्यक्ति का कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, उसमें कई लोगों का अंश है जिसके एवज में उनको लाभांश दिया जाता है, तो हम उसको हटा देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स भी हटा देंगे। और सामाजिक सुरक्षा के लिए किए गए भुगतान, जैसे मान लीजिए कोई आपकी कंट्री में बाढ़ या भूकंप जैसी कोई अवस्था है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके कारण सरकार सेस लगा देती है, तो उसको भी हम यहाँ से घटा देंगे। अब हम जोड़ेंगे क्या, सरकारी हस्तांतरण भुगतान जोड़ेंगे, जो बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह वगैरह बहुत सारी योजनाएं जो चलती हैं, तो उस भुगतान को हम यहाँ पर माइनस करते प्लस कर देंगे। और व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान और भी अन्य व्यापारिक हस्तांतरण जो भी होगा भुगतान होगा वो भी हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद आता है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। बच्चों ये पढ़ना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। इससे ही हमें परिवारों की क्रय शक्ति का पता चलता है कि उनके पास कितना पावर है किसी भी चीज को खरीदने के लिए। व्यक्तिगत आय में से यदि प्रत्यक्ष कर एवं सरकार को अनिवार्य भुगतान घटा दें। प्रत्यक्ष कर बच्चों वो कर होते हैं जो जिस पर लगाए जाते हैं उसी से लिए जाते हैं, जैसे हमने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे कर हैं, इनकम टैक्स आप इसमें ले सकते हो। तो व्यय योग्य आय, व्यक्तिगत आय ज्ञात हो जाती है। अनिवार्य भुगतान यानी कि जो आप सरकार को अनिवार्य रूप से भुगतान करते हो, सरकार आप पर लगाती है और आपको वो देना पड़ता है, तो हम उसको भी घटा देंगे। बच्चों अब आता है आपका अगला टॉपिक, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद से आशय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जिसका अनुमान चालू वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। यह उत्पादन की मात्रा तथा कीमत स्तर दोनों में परिवर्तन से प्रभावित होता है। बच्चों मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद हमेशा चालू कीमतों पर ही निकाला जाता है। इसके बाद आप देखिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जिसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। यह केवल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के होने के साथ साथ परिवर्तित होता है। इसे आर्थिक विकास का सूचक भी माना जाता है। बच्चों हम हमेशा देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में कभी कीमतें घटती हैं तो कभी बढ़ती हैं, कभी कभी जल्दी जल्दी बढ़ती हैं और कभी कभी धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो इन दशाओं को भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद है वो निकाला जाता है आधार वर्ष की कीमतों पर और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है चालू वर्ष की कीमतों पर। हमें ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब हम कीमतों को नापेंगे तो हम यहाँ पर एक सूत्र देख रहे हैं, जीडीपी डिफ्लेटर इसको बोलते हैं। यदि हम मौद्रिक जीडीपी ऑब्लिक वास्तविक जीडीपी इंटू 100 कर देते हैं तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर ज्ञात हो जाता है। अब आता है सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण। सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक समृद्धि का एक उचित माप हो सकता है, किंतु यह लोगों के कल्याण का उचित माप नहीं है। ऐसा निम्न कारणों के फलस्वरूप होता है। बच्चों अभी तक हम देखते आए थे कि सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने पर हम ये मान के चलते हैं कि आय बढ़ती है। आय बढ़ने से लोगों की उपभोग स्तर भी बढ़ता है एक तरफ और दूसरी तरफ बचतें भी बढ़ती हैं और उन बचतों का अल्टीमेटली यूज होता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कल्याण ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इसके कुछ बच्चों अपवाद हैं जिनको अब हम समझेंगे। सबसे पहले है सकल घरेलू उत्पाद का वितरण। हमें सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि वितरण प्रणाली को भी समझना होगा।
यदि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो यह आवश्यक नहीं है कि इसके फलस्वरूप कल्याण में भी वृद्धि हो। बच्चों, इसका मतलब यह है कि हो सकता है जो अमीर लोग हों वो और अमीर होते जाएं और जो गरीब हों वो और गरीब होते जाएं। तो यदि वितरण सही नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि कल्याण बढ़ रहा है? कल्याण तभी बढ़ेगा जब पूरे समाज को लेकर चला जाएगा। इसके बाद आता है गैर मौद्रिक विनिमय। अर्थव्यवस्था के अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ, महिलाएं जो अपने घरों में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती हैं, उसके लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। बच्चों, आज भी कई जगह हम देखते हैं कि वस्तु वितरण प्रणाली है, वहां पर विनिमय का जो माध्यम है वो आज भी वस्तु से वस्तु है। ऐसे में हम उनका माप नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जो हम ऐसे ही कर देते हैं, उसके एवज में हमें कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिलता, और जब लाभ नहीं मिलता तो उसका माप करना भी असंभव हो जाता है। तो जो गैर मौद्रिक विनिमय प्रणाली के कारण भी हम सकल घरेलू उत्पाद को कल्याण का सही मापक नहीं मान सकते। इसके बाद आता है बाह्य कारण। बाह्य कारणों से तात्पर्य किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ अथवा हानि से है, जिससे दूसरा पक्ष प्रभावित होता है परंतु जिसे भुगतान अथवा दंडित नहीं किया जाता। बाह्य कारण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक बाह्य कारण और ऋणात्मक बाह्य कारण। यहाँ पर जो हम बाह्य कारण देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कर्ता कोई और है और उसके एवज में लाभ या दंड किसी और को मिलता है। इसका हम एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे धनात्मक बाह्य कारण आप देखिए, किसी ने पार्क लगाया तो उसमें लोग टहलने गए, लोगों का स्वास्थ्य स्तर बढ़ा, ऑक्सीजन मिली, जिससे उनका जो कल्याण है वो ग्रो किया। लेकिन कल्याण तो बढ़ा, हम उनकी माप नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप ऋणात्मक बाह्य कारण भी देखिए। यदि आसपास कोई इस तरीके की फैक्ट्रियां हैं जहां पर धुआं निकल रहा है तो यही चीज आपके स्वास्थ्य को हानि देगी, लेकिन आप इसके लिए ना तो किसी को दंड दे सकते हो, ना किसी से भुगतान प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, ये तीन कारण हैं जो सकल घरेलू उत्पाद को कल्याण का मापक नहीं बनने देते। यदि हम सकल घरेलू उत्पाद को अर्थव्यवस्था के कल्याण की माप के रूप में लें तो हमें वास्तविक कल्याण का मूल्यांकन प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थितियों में सकल घरेलू उत्पाद से अर्थव्यवस्था के वास्तविक मूल्यांकन न होने के कारण सही आकलन नहीं हो पाया। बच्चों, यदि इस तरीके से हम देखें तो सकल घरेलू उत्पाद को हम कल्याण का उचित मापक नहीं मान सकते। हमने आज राष्ट्रीय आय लेखांकन के भाग 3 के अंतर्गत बुनियादी राष्ट्रीय आय समुच्चयों की चर्चा की। समष्टि अर्थशास्त्र या तादात्म्य के अंतर्गत हमने 3 नियमों को विशेषकर समझा। पहला नियम है आपका कि आप जब भी सकल से शुद्ध की तरफ जाएंगे तो मूल्यह्रास को घटाएंगे, डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। इसके बाद दूसरा नियम आपने समझा कि एमपी से एफसी की तरफ जब भी जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट की तरफ जब भी जाएंगे तो आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे। और इसके साथ जब भी आप घरेलू अवधारणा से राष्ट्रीय अवधारणा की तरफ बढ़ेंगे, सकल घरेलू उत्पाद से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की ओर बढ़ेंगे या आय की ओर बढ़ेंगे, तो आप विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को जोड़ेंगे, यानी कि NFIA को जोड़ेंगे। इसके साथ साथ बच्चों, हमने समझा मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का अंतर। इसके साथ हम और भी जाने सकल जो घरेलू उत्पाद है वो कैसे कल्याण को नहीं माप सकता। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपको अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं जो इस प्रकार है।
सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ लिखिए। इसके साथ साधन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन को समझाइए। और तीसरा क्वेश्चन है, देश के कल्याण के सूचक के रूप में सकल देशी उत्पाद की गैर मौद्रिक विनिमय सीमा की व्याख्या कीजिए। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे, मुद्रा और बैंकिंग। लेकिन आशा करती हूँ कि आप उसके लिए अपने घर से स्वाध्याय करके आएंगे। धन्यवाद।